और दोस्त लोग क्या हाल है, कैसे चल रही है सीटेट की तैयारी? अगर अच्छी चल रही है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं चल रही है तो बताओ यार कहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैं हेल्प करूंगा। मैं हूं अनुपम राज और आज मैं कराने जा रहा हूं जनवरी 2012 का मैथमेटिक्स का सेक्शन। इसकी पेडागोजी यार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मेरा यूट्यूब चैनल टीचरीफाई। सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दोगे वीडियो देखने के बाद। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। 31 नंबर कह रहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, यानी हमें बताना क्या है कि क्षेत्रफल होता क्या है ना, छोटे बच्चों को क्षेत्रफल होता क्या है ये चीज में बतानी है। पहला ऑप्शन देखते हैं, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करनी, यानी सूत्र लगा के हमें क्षेत्रफल की गणना करा देना है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। छोटे बच्चे हैं, हमको बताना था कि क्षेत्रफल होता क्या है, समझ में तो आए उनके पहले, लेकिन आपने क्या किया, सूत्र लगा दिया, तो वहीं पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यहाँ पे भी क्षेत्रफल का सूत्र लगाने की बात हो गई। जब भी सूत्र लगाने की बात करें डायरेक्टली बिना कॉन्सेप्ट समझाए ऑप्शन कट कर दो, ठीक है। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों की क्षेत्रफल की गणना करना। फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। तो देखो दोनों ऑप्शन थोड़ा थोड़ा सेम है, लेकिन जैसे कि ये हमारे पास टेबल है तो पहले ऑप्शन थर्ड ऑप्शन क्या कर रहे हैं कि हम छोटे छोटे वर्ग इकाई है ना, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से छोटे छोटे वर्ग में उसको डिवाइड कर लें, फिर इसको काउंट कर ले तो बता सकते हैं कि हाँ कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल है, ठीक है, ऐसे बता सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम बच्चों को ये बताएं कि हथेलियाँ रखते हैं। जैसे कोई भी छोटा बच्चा उसे कह दे कि आप ऐसे काउंट करो, अपनी हथेली रखो, देखो कितनी हथेलियों में तुम्हारा पूरी टेबल ढक जाती है ना, कितनी हथेलियों में। तो जितनी हथेलियों में ढक लेगा तो हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारी इतनी हथेलियां, यानी 10 हथेलियों की बात कर लें तो 10 हथेलियां टेबल को पूरी तरह ढक लेती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक क्षेत्रफल के कॉन्सेप्ट बताने की बात हो रही है। थर्ड ऑप्शन गलत हमारा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इकाई वर्गों की बात कर दी है और इकाई वर्ग होता है हमारा 1 और 1, ये कहीं ना कहीं खुद ही क्षेत्रफल की बात होती है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर ये खुद क्षेत्रफल है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा गलत जाएगा, फोर्थ ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। गणना का मतलब यह है कि जोड़ घटाना गुणा भाग से संबंधित, ठीक है। तो ऐसे कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करना, संकल्पनाओं प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए अधिक से अधिक अभ्यास कराना, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर और केवल एल्गोरिथम। तो देखो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की गलत है हमारे, क्योंकि यहाँ पे केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देखें हम बता दें कि हाँ जोड़ना ऐसे होता है ना। तो ऐसा केवल बता के कुछ नहीं हो सकता, उसके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अभ्यास की आवश्यकता जरूर होती है गणित में। एल्गोरिथम में भी केवल वर्णन करके हम कुछ नहीं बता सकते कि प्रोसेस बता दें कि हाँ इसके बाद ये कर लो, इसके बाद ये कर लो, तो नहीं हो सकता, ठीक है। अभ्यास आवश्यक है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रियाशील गतिविधियों का उपयोग करिए। अभ्यास तो यहाँ भी करा रहा है ना, संकल्पना बताइए, अभ्यास कराया, अच्छी बात है, लेकिन क्रियाशील गतिविधि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइमरी लेवल पे, ठीक है। तो इसे हम भी कह सकते हैं कि शॉपकीपर है, और या कोई किसी बच्चे को शॉपकीपर बना दिया, किसी बच्चे को हमने कह दिया कि आप जो है सामान खरीदने आइए। तो इस तरीके से जब हम सिखाते हैं बच्चों को, वो हमारे लिए रियल लाइफ से कनेक्ट करके जब हम बताएंगे, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे बेस्ट होता है, ठीक। तो पहला ऑप्शन ज़्यादा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, विभिन्न इकाइयों वाले रूलर या फुट्टा, नापने वाले छड़, नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, नापने वाले टेप जिसके तरफ एक तरफ सेंटीमीटर हो दूसरी तरफ मीटर हो, विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट, सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने के टेप। तो देखो इन चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन सबसे ज्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो वास्तुकार के द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है, यानी जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, है ना, जो डेली लाइफ में चीजें यूज हो रही हैं उनको अगर हम कक्षा में लेके आएंगे तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन ज्यादा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, 6 अंकों तक गणना करना, संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों, इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। तो संख्या पद्धति पढ़ाने का मतलब ही यही होता है कि हम ये समझ पाएं कि हमारी दहाई क्या होती है, इकाई क्या होती है, सैकड़ा क्या है, लाख क्या है, हजार क्या है, जो भी चीजें हैं, है ना। और स्थानीय मान जैसे लिखा हुआ है हमारा 512, तो 512 में ये 5 का, इस संख्या में 5 का मतलब क्या है ना। यहाँ पे अगर स्थानीय मान की बात करें तो 5 का मतलब क्या है, 500 पोजीशन पे है,
है ना। तो ये चीज समझ पाना हमारा संख्या पद्धति से ही आ पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है वह है, कौन सा है? भूमिका निर्वाह, बहुत सारे प्रश्न हल करना, सूचना संप्रेषण ICT का प्रयोग करना, प्रतिरूपों का प्रयोग करना। तो देखो यार, ये सूचना संप्रेषण की तकनीकी का यहाँ पे कोई मतलब नहीं निकल रहा है। प्रतिरूप यानी मॉडल्स का प्रयोग भी यहाँ पे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे केवल हल प्रश्न करने से कुछ नहीं हो जाएगा, है ना। केवल प्रैक्टिस करने से ही कुछ नहीं हो जाएगा, उसको रियल लाइफ से समझना पड़ेगा। हम खुद उस चीज़ में घुस जाएं। खुद उस चीज़ में घुसने का मतलब है रोल प्ले, है ना। जैसे कि एक बच्चे को हम शॉपकीपर, मैंने अभी बताया था, एक बच्चे को शॉपकीपर बना दिया, फिर उसको एक बच्चे को बोल दिया कि हाँ आप जाओ मार्केट में सामान लेके आओ, उसके वहाँ शॉप पे खरीद के लाओ, 10 सामान खरीद के लाना, इतने इतने रेट में मिल रहा है। तो जब हम इस तरीके से जब काउंट करेंगे तो रियल लाइफ में समझेंगे कितने पैसे दिए, कितने वापस मिले हमें। तो जब ये सब चीज़ें करेंगे तब ही हम योग की कुशलता, जो भी गणित की जो भी कुशलताएं हैं, तो हम रोल प्ले से बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। तो कौन सी पहेली है? मैं 8 दहाइयों 4 इकाइयों से कम हूं, इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? तो पहले तो समझो 8 दहाई का मतलब क्या है। 8 दहाई का मतलब 10 यानी 80 की बात कर रहा है वो, और 4 इकाई। तो अब देखो क्या कह रहा है कि आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। तो यार ये तो चीज सही है, योगात्मक आकलन करना। यहाँ पे आकलन कुछ हो ही नहीं रहा है। विद्यार्थियों को इकाई और दहाई के संकल्पना से परिचित कराना, तो ये भी नहीं है सही, क्योंकि जब हम 10, 100, 1000 की बात करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? स्थानीय मान की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, मजे करना, एक रास्ता को तोड़ना, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। तो क्या शीर्षक हैं? सवाल का बोधन यानी सवाल को समझना और सही जवाब लिख देना, सवाल की पहचान करना, सही संक्रिया निष्पादित करना, गलत या आंशिक रूप से, या सही पूर्णतः सही। ये तो वैसे ही गलत है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि सवाल का बोधन, निष्पादन की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप निरूपण और सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही। कहने का क्वेश्चन का मतलब ये था कि जब हमारे सामने शब्दों के रूप में क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने कहा कि आपके पास 10 आम थे, 15 आम किसी और दे दिए, फिर तुमने 2 आम किसी और को दे दिए, तो ये क्या है? एक शाब्दिक समस्या है। तो इसमें क्या होगा? पहले सवाल को समझना, फिर निष्पादित की जाने वाली संक्रिया का संक्रिया का मतलब है अब हमें जोड़ना है, कब हमें घटाना है, कब हमें गुणा करना है, ये चीज़ समझना, फिर उसको गणितीय रूप में लिखना, फिर क्या करना, जैसे कि हमें 5 आम थे, 3 आम थे, है ना, इसको गणितीय रूप में इस तरह से लिखना, फिर सवाल का समाधान करना, फिर प्रस्तुत करना। ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है, ठीक है ना। शब्दों को, सवालों को ऐसे ही समझना पड़ता है हमें। जब शब्द में प्रश्न दिए होते तो इस तरह से हमें करना होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती हैं। उसका एक नमूना नीचे दिया गया है। यह नमूना है ग्रिड गतिविधि का। तो यहाँ पे क्या है, इन 2 खानों को पॉइंट 2 से दर्शाया, यहाँ पे 3 खानों को पॉइंट 3 से दर्शाया गया, और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई 0.06 को इस तरह से दर्शाया गया है, ठीक है। ये ग्रिड गतिविधि है। तो इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही हैं? नहीं, यहाँ पे कोई परंपरागत उपागम तो कुछ नहीं है। ये ग्रिड गतिविधि काफ़ी अच्छी है दशमलव पद्धति को पढ़ाने के लिए। समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही है। हाँ बिल्कुल दे रही है, समस्या समाधान तो यहाँ से हो रहा है। प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज़्यादा बल दे रही हैं और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम। प्रक्रमणशील का मतलब प्रोसीजरल नॉलेज, है ना। प्रोसीजर, वो किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, है ना, वो एक एक चीज़ को स्टेप वाइज बता रही हैं क्या? वो नहीं, ये नहीं बता रही हैं। वो केवल ये बता दे रही हैं कि हाँ इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है ना। 0.0 ऐसे लिखा जाएगा, 0.2 ऐसे लिखा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं वो संकल्पना को ज़्यादा बता रही हैं, उसकी प्रक्रिया पे, उसकी लॉन्ग प्रोसेस पे कुछ ज़्यादा वो फोकस नहीं कर रही हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है? यही चीज़ कह रहा है कि वो संकल्पनात्मक ज्ञान पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं और समस्या समाधान पर बल दे रही हैं, बट उसके प्रोसीजर पर ध्यान नहीं दे रही हैं, यानी कम बल दे रही हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। यानी एक पट्टी थी, उसको हाफ मोड़ लिया तो हाफ दिखा दिया, यहाँ पे 4 बार फोल्ड किया तो 1/4 हो गया, 8 बार फोल्ड कर लिया तो उसमें 1/8 हो गया, ठीक है। तो उपयुक्त गतिविधि है। तो ये गतिविधि विषय वस्तु पश्च गतिविधि है? नहीं। विषय वस्तु के पढ़ाने के बाद की गतिविधि है क्या? नहीं। समय की बर्बादी हो रही है? नहीं। विषय वस्तु के पूर्व की गतिविधि है?
विषय वस्तु संबंधी गतिविधि है, तो ये विषय वस्तु के पूर्व की गतिविधि है ना। हमें क्या कर रहा था कि भिन्नों की योग की बात कर रहा था, और हम क्या कर रहे हैं, भिन्न को समझाने के लिए पहले कि हाँ भिन्न 1/2 है, ऐसे इसको मोड़ कर दिखाते हैं। तो क्या है, विषय वस्तु के पूर्व की गतिविधि है ना। पहले ये तो बताएं कि यार भिन्न बन कैसे रही है हमारी, 1/2 1/4 हो कैसे रहा है, तो ये पूर्व की गतिविधि हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, यानी शेषफल हमेशा भाजक से, जिससे हम भाग करते हैं, उससे हमेशा कम होता है, उचित उपागम क्या है। अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करके, तो मौखिक रूप से स्पष्ट करके तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, ये ऑप्शन हमारा गलत जाएगा। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है, यानी सही बटे के रूप में लिखो, जो ऊपर अंश बचता है ये बता दो कि ये हमारा शेषफल है। तो इससे कुछ हो जाएगा, बच्चों को समझ में आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। अब ये चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं आपसे ये बोलूँ कि आपके पास लिखा हुआ है 15 है ना, 15 आम है, तो 15 आम को हम अगर 4 से डिवाइड करना हो, 15 को 4 से डिवाइड करना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि 4 के सेट बना लो पहले, है ना, ग्रुप समूह बना लो, 1 2 3 4, ये बन गया सेट हमारा, 1 2 3 4 बन गया, 1 2 3 4 ये बन गया। अब कितने बचे, 4 3 12 तो खत्म हो गए, अब बचे कितने हमारे 3, यानी 1 2 3। तो ये चीज जिसका जोड़ा नहीं बन पाया, यहाँ पे 4 के सेट बना लो पहले, ग्रुप में समूह में रखो, और जो कम पड़ जाए, है ना, यहाँ पे देखो 4 से कम पड़ गया। इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल देके हम ये बता सकते हैं कि ये जिसका ग्रुप नहीं बन पा रहा है वही हमारा शेषफल है। ठीक है, अगला ऑप्शन तुम्हारा वैसे ही गलत है, क्योंकि बहुत सारे सवाल करके हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। क्या कर रहा है, बहुत सारे सवाल दिखाना और हर बार शेषफल भाजक से कम है ये बता देना, तो ये तो हमारा गलत होगा। थर्ड ऑप्शन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी हुई है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। आकृति का परिमाप होगा, यानी इस पूरे का क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल हमको दिया है, परिमाप हमसे पूछ रहा है। देखो 5 सेट हैं और सभी वर्गों से मिलकर बने हैं, तो हम ये एक वर्ग का अगर हम निकाल लें तो हमारा काम चल जाएगा। 180/5 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 से डिवाइड करो, 5 3 15 और 6 बजे का 5 6 30, यानी एक वर्ग, ये जो छोटा वर्ग है इसका हमारा क्षेत्रफल निकाला है कितना, 36। अब क्षेत्रफल निकाला है तो हमें भुजा निकालनी पड़ेगी, वर्ग है तो भुजा स्क्वायर होता है तो वर्गमूल निकालो, है ना, 636 होता है तो 6 हमारी क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। इसकी एक भुजा हमारी 6 सेंटीमीटर की हो गई। अब ये बताओ हमें परिमाप निकालना है, तो हम बाहर की काउंटिंग कर लें, टोटल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो यानी 12 इंटू अगर 6 कर दें तो हमारा 12 छंग 72 हो जाएगा, और ये हमारा परिमाप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक भुजा जो हमारी है, एक वर्ग की भुजा कितनी है, 6 है, इसलिए हमें 6 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, यानी 12 इकाई है, 12 इंटू 6 72। ठीक, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियां बहुत आम है, यानी 2/3 2/5 = 4/10 लिख दिया है। श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। कौन सा उपचारात्मक कार्य उसमें कर सकता है, असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना और बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों के योग वाले सवालों का अभ्यास करना, केवल मेहनत करने को कह देना तो ये कोई मतलब ही नहीं बनता, गलत होगा ऑप्शन हमारा। यहाँ हर के लघुत्तम समापवर्ती की संकल्पना को स्पष्ट करना। तो देखो यार, यहाँ पे 2 3 और 5 दिया हुआ है, 3 और 5 लिख के बच्चे ने यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो ये तो भाई अगर इसका लासा भी निकाले तो भी गलत है, तो एक प्रकार से ये भी सही हो सकता है। और फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास करना। तो केवल अभ्यास करने से कुछ नहीं है, बच्चे को पहले कॉन्सेप्ट तो बताओ यार, तब तो समझ में आएगा। तो पहला और दूसरा और थर्ड ऑप्शन सही हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि हर जो है उसने लासा वाली पद्धति अपनाई ही नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा बेटर ये लग रहा है कि असमान भिन्नों को पहले बताओ कि असमान भिन्न होती, क्योंकि ऊपर उसने बच्चे ने 2 और 2 को जोड़ के डायरेक्टली 4 कर दिया है। भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना, है ना, पहले चित्रों के माध्यम से, जैसे कि हम ये बताते हैं ये 1/4 है, ये 1/2 है, इस प्रकार की जो प्रतिरूप हम बच्चे के सामने रखेंगे, फिर समान प्रकार के सवालों का अभ्यास करवाएंगे, तो ये ऑप्शन हमारे लिए सबसे ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है घनीय ब्लॉक से बना है, यानी छोटे छोटे घनों से बना है,
जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर, यानी जो एक घन है हमारा यहाँ पे ये बना हुआ है ना, इसकी विमा क्या है, इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है, ब्लॉकों की संख्या है। तो अब देखो यार यहाँ पे कितने, पहले तो हम ये काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी जो पहली लेयर है ना, एक घन हमारा ये हो गया, ये हमारी पहली लेयर है। तो इस लेयर में कितने हमारे हैं, 15 हैं। अब ऐसे ही लेयर काउंट करो कितनी है, तो एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई, तीसरी लेयर ये हो गई, चौथी लेयर ये हो गई। तो इसी प्रकार से एक लेयर में 15 हैं, तो 4 लेयर में कितने होंगे, 15 15 30 पहले चक्कू 60 ऑप्शन पहला सही है। ठीक है, सिंपल है ना। अगले क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। तो यार ये तो ऑप्शन पहले ही सही लगा, क्योंकि सब कुछ तो पॉजिटिव चीजें लिखी हुई है ना। तो अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं, गणित की सभी पाठ्यपुस्तकों का पुनर्लेखन। तो यार पाठ्यपुस्तकों के पुनर्लेखन से चिंतन और तर्कणा पे क्या फर्क पड़ने वाला, कुछ नहीं। बुकें हैं तो बार बार फिर वही लिखने से क्या मतलब होगा। विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक दे देना, केवल वर्कशीट दे देने से कुछ हो जाएगा क्या, उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग के लिए देना, कोचिंग तो हमें बात ही नहीं करनी। तो देखो पहले ही ऑप्शन सही है। जब चिंतन और तर्कणा की बात करें तो इसको बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक यानी रियल लाइफ से जोड़ना, और विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की चर्चाओं में शामिल करना। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रिजुल एक गति संवेदी काइनेस्थेटिक विद्यार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यू का चयन करना चाहिए? सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना चाहिए, ये तो पहले गलत हो जा रहा है। 2 और 3 आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए 2 भिन्न रंग वाले मोतियों और धागे का प्रयोग करना। तो ये भी चीज कटवा गिनती की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, आड़ी तिरछी रेखाओं का पर प्रतिच्छेद बिंदुओं को गिनना। तो कटवा गिनती का यहाँ पे, तो यहाँ से पहाड़ा याद हो सकते हैं। जैसे कि कटवा गिनती का क्या मतलब है, 1 का पहाड़ा करना है तो 1 2 3 4, 2 का पहाड़ा करना है तो 2 से 1 छोड़ के, है ना, 2 से 4 पे आ गए, 4 से 6 पे आ गए, ऐसे हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो हमारा एनसीईआरटी ने ऑप्शन माना है, आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेद बिंदुओं को गिनना। 2 और 1 की गुणा 2 इंटू 1 की गुणा 2, ये तो सही ऑप्शन है। क्योंकि देखो अगर हमें मल्टीप्लाई प्राप्त करना है तो 2 रेखाएं ली हमने, 2 की 2 से गुणा करनी है तो 2 और ये। अब देखो कितनी जगह क्रॉस आया, 1 2 3 4, इस तरीके से हम बता सकते हैं। 3 की 2 से गुणा करनी है तो 3 लाइन खींची और 2 लाइनें खींच दी क्रॉस करके। अब देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो ये ऑप्शन हमारा सबसे ज्यादा सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग डैश में शिक्षार्थियों की सहायता नहीं करता, मतलब किस में सहायता नहीं करता है? तो अगला पहला ऑप्शन देखते हैं, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में, बिना त्रुटि की संख्याएं पढ़ने में। तो यार सीधी बात है, अबेकस का काम ही है ये संख्याओं को पढ़ने में वो हेल्प करे। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन हमारा सही है। संख्याओं में दी गई शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में। जैसे हमारे पास 35 लिखा है, अब इस 35 के संख्यांक लिखने हों तो इसमें अबेकस कोई हेल्प कर सकता है क्या? अबेकस यहाँ पे कोई हेल्प नहीं करेगा। गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में, गणना मतलब काउंट करने में, तो काउंट करने में तो वही चीज़ है ना, पहला तीसरा ऑप्शन तो सेम लग रहा है। तो गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में तो यूज होता ही होता है। स्थानीय मान, भाई स्थानीय मान ही बताता है। देखो कैसे, यहाँ पे हमारे पास अबेकस ऐसे तो होता है, यहाँ पे इसमें कुछ पड़े होते हैं ऐसे 2 3 4 ऐसा करके, फिर 1 2 3, फिर 1 2, शायद इसी को अबेकस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, हजार है, तो कहा ना स्थानीय मान की महत्ता को समझाने में हेल्प तो कर ही रहा है। ठीक, तो यही चीज है ना। जब सेकंड ऑप्शन देखो, शब्दों में दी गई जब कोई संख्या है उसके संख्यांक लिखने में हमारी हेल्प नहीं करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं? तो 176 को 3 से विभाजित करने पे जो भी शेषफल आएगा, और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 को विभाजित करने पे जो भी शेषफल बचेगा, तो इनमें कौन सा ज्यादा होगा इस वाले से, है ना। 176/3 को जो भाग करते हैं, जो शेषफल आएगा उस वाले से इस वाले में कौन ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबको डिवाइड करके हमें देखना पड़ेगा। 176 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा,
3 पच्चे 15 कट जाएगा इधर, और यहाँ पे बचेगा 26 हो जाएगा, 3 बटे 24, और सीसल कितना बच जाएगा हमारा, 2 सीसल बच जाएगा। यहाँ पे 175 है, देखो 175 को 3 से डिवाइड करो तो बचेगा हमारा 3, वही 3 पच्चे 15 चला जाएगा, और 3 बटे 24, सीसल कितना बचा 1, पहले वाले में तो 1 बचा। अब 176 की बात करते हैं, 176 को 2 से डिवाइड करो तो भाई ये तो पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि ऊपर सम संख्या है, तो यहाँ पे सीसल बचेगा बचेगा नहीं। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं 173 बटे 5, तो 5 यहाँ 15 कटेगा और बचेगा यहाँ पे 2 और 5, तो बचेगा ऑप्शन हमारे पास 3 सीसफल बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे 174 है, इसको डिवाइड करना है 4 से, तो कट जाएगा 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 बचेगा यहाँ पे 1, और 4 चक्कू 16 और 4 तिहाई 12, है ना, 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे भी कितना बचेगा हमारे पास 2 सीसफल बचेगा। तो यहाँ पे किस में 173 बटे 5 में, है ना। अब देखो मैं कट इसको हटा दूं यार, सब 173 बटे 5 में बचेगा, ठीक है। तो इसमें कितना, इसमें बच रहा था हमारा 2, और 173 बटे 5 में हमारा यहाँ बच रहा है 3, ठीक है। तो यही ऑप्शन हमारा सही है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर इक्वल टू होगा किससे, कितने मीटर के, है ना। तो यहाँ पे मीटर पूछ रहा है, तो हमें, और यहाँ पे सब डिफरेंट डिफरेंट दिए हैं, तो सबको हम क्या कर लें, मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो 5 किलोमीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, तो उसके लिए 3 जीरो यहाँ पे लग जाएगा। 50 मीटर, मीटर तो ये तो सीधी सीधी मीटर है, तो 50 मीटर लिख दो, ठीक है। यहाँ पे 500 सेंटीमीटर है, अब 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो यानी 500 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर, सीधी सी बात है। अब दोनों सबको जोड़ दो, 5 5 0 5, कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि विद्यार्थियों को उपयोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमें बच्चों को नहीं पढ़ाना होता, कुछ भी कोई चीज़ पढ़ाओ, केवल पैटर्न की बात नहीं है। तो जब भी ऐसा ऑप्शन आएगा तो हम कट कर देंगे सीधे सीधे। सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, नहीं, यहाँ पे कुछ सुडोकू जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है ना। पैटर्न की पहचान करना, उन्हें पूरा करना सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही बात है। और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों का विकास करना है। यार कलात्मक गुणों का विकास करना यहाँ से उतना खास मतलब नहीं होता गणित के मामले में, ठीक है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं और संख्याओं की विशेषताओं को समझने में उसकी सहायता करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। 63,606, देखो 63,600, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास देखो 63,606 है, तो 6 के स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, ये इकाई के स्थान पे है तो 6 हो जाएगा, ये 100 के स्थान पे है तो 600 हो जाएगा, ये 10,000 के स्थान पे है तो हमारा ये जाएगा 60,000, ठीक है ना, 60,000 बन जाएगा हमारा। अब इसको जोड़ो, तो यहाँ पे ये इकाई था तो ये जुड़ जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये दहाई के स्थान पे ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये यानी 60606, फोर्थ ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। 60606, इनको ऐसे लिख के अलग अलग फिर जोड़ा जाता है। 51 की बात करते हैं। 5,671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। तो क्या लिखा है 5,671। अब इसकी संख्याओं को पलटेंगे, यानी जो सबसे आगे सबसे पीछे लिखो तो हो जाएगा 5 6 7 1, भाई हटाना है बस, सीधी सी बात है। यहाँ पे 11 जाएगा, 11 में से हासिल लेंगे ना तो 11 जाएगा, 11 में से 5 गया 6 बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6, हासिल चला गया तो 6 में से 6 का 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा हमारा, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो 6 ही रहेगा, तो यहाँ पे हासिल ले लेंगे तो कितना बचेगा हमारा 16, हाँ 16 हो जाएगा, तो 16 में से 7 गए 9, और यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 गया 3, तो 3906। देखो आ रहा है कोई ऑप्शन 3906, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। 1 × 1 1, 11 × 11 121, 111 111 123 21, है ना, यानी 12,321, ठीक है। तो ये पैटर्न ये बन रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे नोटिस करो
तो 11 और 11 की मल्टीप्लाई हो रही है, 1 पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हो गया। अगली बार में देखते क्या कह रहा है कि पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हो गया, यानी पहले बढ़ रहा है फिर उतने पे से घटना स्टार्ट करने लगता है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे 3 और 3 यानी टोटल 6 संख्याएं हैं और यहाँ पे केवल हमारा 5 आ रही है। तो इसी प्रकार से हमें देखना है, तो क्या है 1 2 3 4 5 5 संख्याएं हैं, यहाँ पे 5 यहाँ पे 5, यानी अगली वाली में कितनी आएंगी 9 हमारी, और 5 संख्याएं हैं यानी 3 संख्याएं हैं तो अधिकतम 3 गया, यानी 5 है तो अधिकतम 5 जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ 1 2 3 4 5, अब 5 तक पहुंच गया। अब घटना स्टार्ट करेगा 4 3 2 1, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो किसमें सही है 1 2 3 4 5, ये गलत हो गया 1 2 3 4 5 4 3 2 1 है ना, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 53 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा, पूर्ववर्ती यानी पहले की संख्या, यानी 1000 के पहले क्या था 999 था, अब उसका भी पूर्ववर्ती यानी 999 के पहले क्या था 998 था ना, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है 99, तो हमारा गलत हो जाएगा। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती मैंने क्या कहा 999 होगा, अब इसका परवर्ती यानी बाद की संख्या, परवर्ती बाद की संख्या होती है तो फिर से 1000 हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है 1000 होगा क्या 1001 होगा, यानी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे, क्या भाई पूर्ववर्ती का 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती हमने क्या निकाला 1000, यहाँ पे क्या कह रहा है 102 होगा, 1002 होगा, तो गलत हो जाएगा ना हमारा। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा, चाहे करो कि देखो चाहे ना देखो, फिर भी करके देख लेते हैं। 1000 के परवर्ती, 1000 का परवर्ती यानी बाद की बात कर रहा है, यानी 1001 का पूर्ववर्ती, अब इसके पहले 1001 के पहले क्या था 1000 था, है ना, तो हमारा था फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। छोटा क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए और उनमें से 152 बिक गए, बचे खिलौनों की संख्या, यानी क्या था हमारे पास 239 थे पहले से, 70 ऐड हो गए, 152 बिक गए। अब जी ये जहाँ दिख जाए वही सही है। देखो यहाँ पे पहला तो हमारा गलत हो गया क्योंकि प्लस नहीं माइनस हो गया, ये सेकंड ऑप्शन सही है, इसमें क्या कठिन है, कुछ भी नहीं, तो बहुत हलवा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन देखते हैं, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है, अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। यानी कि 1.5 दर्जन का मतलब क्या हुआ, एक दर्जन में होती है हमारी 12 और 1.5 में कितने होंगी 12 और प्लस 6 18 हो जाएंगी हमारे पास, यानी 18 पेंसिल है टोटल। अब क्या हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है ना, 2.5 रुपये की एक पेंसिल, यानी 18 और 2.5 की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 18 18 36 हो जाएगा हमारे पास, और इसका फिर 0.5 यानी आधा, यानी 9 9 6 15 के 5 हासिल 3 1 4, यानी 45 रुपये की बात हो गई। अब 100 में से हमें 45 घटाने हैं, ठीक है, 45 घटा कितना बचेगा हमारे पास आ जाएगा 55, है ना, ठीक है, 55 हमारा आंसर सही है। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 3759 गुणे 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल, है ना, मल्टीप्लाई करके बाद जो इकाई और दहाई की जगह पे जो आएगा इनको जोड़ के बाद हमके बताना है कि क्या आएगा। तो इसका मतलब हम इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलो देखते हैं। 3759 लिखा हुआ है यहाँ पे और 9573, ठीक है, तो इसका मतलब हमें केवल दहाई और इकाई का अंक पता चल जाए तो हम जोड़ के निकालेंगे, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 9 9 की 9 9 58 27 के 7 हासिल लिया 2 बचेगा, तो यहाँ पे 5 15 16 17, तो ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। हमें क्योंकि दो प्लेस की बात हो रही है तो 2 ही तक हम रखेंगे, आगे ज़्यादा बढ़ने की कोशिश ना करें। अब यहाँ पे पहली बार जब अगली एक बार पहली संख्या से मल्टीप्लाई तो नीचे तो क्रॉस लगा देते हैं ना हम लोग। अब देखो 9 7 63, 9 7 इसका पड़ा 7 7 9 63 का हो या 9 7 63 का हो, बात वही है ना। तो यहाँ पे बचेगा 3, हासिल आएगा 6। अब जो भी हासिल आएगा वो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आगे चला जाएगा ना हमारे पास, बात सही ना, आगे चला जाएगा तो उससे हम छोड़ दो, ठीक। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 7, यहाँ पे 7 3 10। हमें क्योंकि 2 स्पेस की बात करनी है, 2 प्लेस की, एक ये हो गया एक ये होगा, इकाई दहाई, तो हमारा इकाई की जगह पे 7 है, दहाई की जगह पे हमारा 0 है, तो 0 और 7 जोड़ के हमारा 7 ही हो जाएगा, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या
समय था। मतलब जो अभी टाइम है क्या है, 2:58 है, PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या टाइम था। यानी हम अगर सिंपल सी बात से घटा दें तो आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो क्या है, क्या घट पाएगा 2:58 में से 4:59 घटाना? घट सकता है क्या? नहीं घट सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा, ये हमारा PM है, अब 4 घंटे 59 मिनट हमें घटाने हैं, तो घटना नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 12 हमें ऐड करना पड़ेगा। यानी 12 घंटे, वो घंटे किस में ऐड करने पड़ेगा, ऊपर वाले में। यानी 12 + 2 14 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 14। अब देखो यार 12 हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि हमारी घड़ी जो है, दीवार घड़ी हमारी कितना टाइम दिखाती है, दोपहर 12 बज जाते हैं। जो रियल में टाइम क्या होता है, हमारा 24 घंटे का दिन होता है, तो हमारा 12 बजने के बाद हमारा 13, 14, 15 बजना चाहिए था। लेकिन हमारी घड़ी तो हमारा से रोटेशन करने लगती है, इसलिए हमको 2 ऐड जो है 12 ऐड करके हमें आगे का टाइम दिखाना पड़ेगा। यानी 2:58 और 14:58 एक ही टाइम है, ठीक है ना, कुछ भी हमने गलत नहीं किया इसमें। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी एक वीडियो, इस पर मैंने पूरी एक लेक्चर वीडियो बना रखी है, बहुत डिटेल में, एक एक क्वेश्चन मैंने सीटेट में जितने क्वेश्चन कराए हैं, वो जितने भी हैं वो मैंने करा रखे हैं उसमें, बहुत बढ़िया लेक्चर है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो अभी क्या करना है, हमें 12 ऐड करके बस घटा देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 18 में से 9 गया, 9 बचेगा यहाँ बचेगा 4। अब देखो यहाँ पे भी एक कम है, ये ऊपर 58 है, यहाँ पे 59 है, तो हमें क्या पढ़ना है, एक हासिल भी लेना पड़ेगा, एक हासिल लेना पड़ेगा। 1 घंटे हासिल लेने का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 60। तो अब यहाँ पे 60 ऐड करो तो 6, 5, 11 हो जाएगा, तो कुल मिला के 118। अब इसको ऐसे लिख लो, देखो अब इसको सिंपल तरीके से अगर लिखना चाहोगे तो इसको ऐसे लिखोगे, हासिल लेने के बाद यहाँ पे बचेगा 13 और यहाँ पे हो जाएगा 118 और फिर यहाँ पे बचेगा 59 और यहाँ पे 4, नीचे तो उतना ही रहेगा। अब घटाओ, तो अब देखो अब आराम से घट जाएगा। यहाँ पे बचेगा हमारा 18 में से 9 गए 9, यहाँ बचेगा हमारा 10, 10 में 5 गया 5, ठीक है, और यहाँ बचेगा 13, 13 में 4 गया 9, 9:59। देखो ऑप्शन कौन सा सही है, 9:59 AM, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में पहुँच जाएंगे ना 5 घंटे पहले हम, लगभग 5 घंटे ना, तो हमारा 4th ऑप्शन सही है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो जाइए यार, बिल्कुल पूरी वीडियो मैंने बना रखी है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 59 में क्वेश्चन की बात करते हैं। 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 को 5, 6, 7 से विभाजित किया जाएगा तो भागफल क्या आएगा। अब देखो 5, 6, 7 लिख के देख लो, 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7। अब इसको विभाजित करना है, तो एक बार तो पहली बार में तो ऐसे चला जाएगा एक बार में, तो भाई 5, 6, 7 कट गया तो पूरा कट जाएगा, तो कहाँ पे बचेगा 0 बचेगा यहाँ पे। अब एक बार में एक ही संख्या उतरती है ना, तो 5 उतार लिया। अब देखो संख्याएं अवेलेबल है लेकिन फिर भी हमारे पास यहाँ पे 5 ही है, तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे एक 0 उतारेंगे, फिर क्या होगा अगली संख्या उतार सकते हैं हमें। तो हमने 0 उतारा तो 6 उतार लिया, ठीक है। फिर क्या करो, अभी भी यहाँ पे 5, 6, 7 है, यहाँ पे केवल 56 ही है, ठीक है। संख्याएं अवेलेबल हैं तो इसका मतलब एक 0 और हमें और बढ़ाना पड़ेगा, एक 0 और बढ़ाया, फिर क्या होगा, फिर अगली संख्या उतारेंगे। अब देखो अब जाके बना 5, 6, 7, यहाँ पे 5, 6, 7, फिर एक बार जाएगा, भागफल किया हमने तो 5, 6, 7, ठीक है, फिर कट गया। फिर देखो वही चीज़ करनी पड़ेगी, हमें 5 तो उतरा आएगा, फिर इसी प्रकार से हमें अगली 2 संख्या उतारने के लिए 2 0 उतारने पड़ेंगे, तो 5, 6, 7। अब यहाँ पे 5, 6, 7 है तो एक बार फिर जाएगा, 5, 6, 7 कट जाएगा, तो 1 0 0 1 0 0 1 सेकेंड ऑप्शन। इस तरह के मल्टीप्लाई तो आसान होते हैं लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमें जब अगली संख्या उतारनी हो तो हमें क्या करना होता है, 0 उतारना पड़ता है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है 1/2 में कितने 1/8 हैं। 1/2 में कितने 1/8 हैं, तो सिंपल सी बात है, कितने निकालना है तो हमें 1/8 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड का निशान लगाया और 1/2 लिख दिया। अब इस तरीके को अब ऐसे लिखने के लिए क्या करते हैं, 8/1 लिख दो, क्योंकि उल्टा हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो 2 चौके 8 है ना, तो हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यानी 1/2 में हमारी कितने 1/8 हैं, 4 1/8 हैं, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ठीक। अब ये हमारे 30 क्वेश्चन होगा कंप्लीट। आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा आप लोग। तो अब ये मेरा चैनल है टीचरीफाई, TEACHERIFY, ठीक है। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई तब भी प्रॉब्लम आती है तो मेरा नंबर है 91 40 74 90 12। इस पर आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। और इसके अलावा इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बस तैयारी करते रहिए आप लोग, ठीक है। थैंक यू, बाय।